बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है ड्रग का बॉडी में पीके का, वो है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या है? रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जब ये जो ड्रग है जो हम लोगों ने एडमिनिस्टर कर लिया, चाहे किसी भी वे से, पैरेंटल वे से या फिर ओरल वे, इंटरल वे से, तो ये जो ड्रग है उसके बाद कहाँ जाएगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन में ना, ब्लड में जाएगा। तो ये जो ड्रग का ब्लड में आना, ये क्या है? ब्लड में कितना आया, कितना हम लोगों ने दिया और ब्लड में कितना आया, इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसे हम लोगों ने ना 100 मिलीग्राम की टैबलेट जो है वो दे दी, फिर हम लोगों ने जब कुछ टाइम बाद ब्लड में से प्लाज्मा लिया, प्लाज्मा जब ब्लड लिया उसमें चेक किया तो उसमें हमें मिला 90 मिलीग्राम। यही वाली टैबलेट 90 मिलीग्राम हमें ब्लड में नज़र आई, तो हम क्या कहेंगे? ये 90 मिलीग्राम क्या है? इसकी बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम लोगों ने इसको पैरेंटल वे से दिए तो पैरेंटल वे से ज़ाहिर हम लोग डायरेक्ट उसमें इंजेक्ट करते हैं ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। 100 मिलीग्राम इंजेक्ट किया तो हमें 100 मिलीग्राम ही मिलेगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। लेकिन ओरल वे में फिर क्या होता है कि ड्रग जो है वो कुछ ओरल वे हो गया, टॉपिकल, ये ट्रांसडर्मल रूट्स जो हो गए, रेक्टल रूट्स जो हो गए, इसमें क्या होता है कुछ मेम्ब्रेन्स वगैरह से एब्जॉर्प्शन होती है। तो कुछ ये जो मेम्ब्रेन से जब ड्रग पास करती है तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या फिर ऐसी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते या जिसको डिग्रेड करते हैं। तो जब ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है तो रास्ते में ही ये क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, कम ड्रग जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग मैयर कैसे करते हैं? मैयर इसको ऐसे करते हैं कि ड्रग दी, उसके बाद हम लोगों ने ब्लड प्लाज्मा लेवल चेक किया कि अब हम लोगों ने जो 100 मिलीग्राम की टैबलेट दी है या फिर 500 मिलीग्राम की पैरासिटामोल हम लोगों ने खाई है, तो अब इसके बाद हम इसका प्लाज्मा लेवल चेक करेंगे। प्लाज्मा में ब्लड में हमें ये कितना मिला? 300 मिलीग्राम। तो ये जो 200 मिलीग्राम है वो कहाँ गया? वो क्या हो गया? मेटाबोलाइज हो गया, डिग्रेड हो गया, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। फूड की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हुई, या फिर इंटेस्टाइन में ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह में, या फिर साइटोक्रोम P3F4 ने इसने क्या किया? इसको एब्जॉर्ब ही नहीं होने दिया। पी ग्लाइकोप्रोटीन ने इसको वापस जो है वो इंटेस्टाइन से वापस थ्रो किया, किसमें? वो JIT में, एब्जॉर्ब ही नहीं होने दिए। तो इससे क्या होगा? हमारे पास ब्लड में 500 से 300 मिलीग्राम जो है वो ड्रग आ गई। तो इससे क्या हो गया? बायो अवेलेबिलिटी इसकी क्या हो गई? कम हो गई। बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि कितनी अमाउंट हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गई, कितना एब्जॉर्ब हुआ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस तरह हम लोग बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग ब्लड प्लाज्मा से चेक करते हैं। अब फैक्टर्स क्या है जो बायो अवेलेबिलिटी पे क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को कम करते हैं ड्रग की या फिर ज़्यादा करते हैं। वो कौन से फैक्टर्स हैं उसको हम लोग अभी देखते हैं। रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 1, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप लोगों ने एंटीरल वे यूज़ किया है या फिर पैरेंटल वे यूज़ किया, तो पैरेंटल वे में क्या होता है? डायरेक्ट हम लोग ड्रग को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं ना, वो उससे इंजेक्शन से। तो इसमें बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास 100% आ जाती है। अगर हम लोग ओरली ड्रग लेते हैं, मुंह से ली, तो उससे क्या हो गया? जब हम लोग माउथ से लेते हैं ड्रग को, ये जो ड्रग है वो आती है स्टमक में, स्टमक से फिर ये कहाँ जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर कुछ ये pH की वजह से डिग्रेड हो गई, कुछ यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में डिग्रेड हो गई, फूड की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हुई, या फिर यहाँ से जब एब्जॉर्ब होती है, ये जो यहाँ से जब एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है कि यहाँ इंटेस्टाइन में भी ग्लाइकोप्रोटीन और साइटोक्रोम P3F4 ये इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती, वापस इसको JIT में ही थ्रो करती है। फिर यहाँ से क्या होता है कि अब हमारी वो जो ड्रग है वो कम एब्जॉर्ब हुई ना। ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने ओरली दिए तो हो सकता है हमारी जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी वो क्या हो जाए? कम हो जाए ब्लड में। और अगर आपने पैरेंटल दिए, इंजेक्शन के थ्रू दिए, IV दिए, तो हमारी जो ड्रग है वो 100% जो है वो कहाँ जाएगी? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ब्लड हमारी वेस्ट, ड्रग हमारी वेस्ट नहीं होगी। दूसरा जो फैक्टर है जो बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म क्या है? फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, हेपेटिक लिवर को बोलते हैं, और मेटाबॉलिज्म जो है वो कुछ रिएक्शंस वगैरह होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाती है। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि ये स्टमक से कहाँ आता है? ड्रग इंटेस्टाइन में। फिर इंटेस्टाइन से क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है ना। तो किस चीज़ के थ्रू एब्जॉर्ब होती है?
ये क्या है, हेपेटिक पोर्टल वेन। इंटेस्टाइन से ये जब एब्जॉर्ब होती है कैपिलरीज के थ्रू, कैपिलरीज जो है वो ड्रेन करती हैं हेपेटिक पोर्टल वेन में। हेपेटिक पोर्टल वेन में ड्रेन किया, ये जो फूड एंड न्यूट्रिएंट्स से यहाँ से जो एब्जॉर्ब हुआ, जिसमें ड्रग भी है, फिर ये हेपेटिक पोर्टल वेन से ये कहाँ पे जाएगा, ये ड्रग डायरेक्ट लिवर में आया। अब ये जो क्यों इसका फ़ायदा कि हेपेटिक पोर्टल वेन सबसे पहले लिवर में लेके जाता है ताकि लिवर इसको मेटाबोलाइज करे, इसमें से हार्मफुल जो सब्सटेंसेस उसको रिमूव करे। उसके बाद ये जो चीज़ है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, इसको क्या करे, प्योर करे, प्यूरिफाई करे। देन ये लिवर इसको क्या करता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसको सेंड करता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन। तो जब ड्रग हम लोगों ने ली है, वो खाई, अब यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई, हेपेटिक पोर्टल वेन से गई लिवर में, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो इधर वो साइटोक्रोम P3F4 और P ग्लाइकोप्रोटीन ये इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देते। दूसरा क्या होता है, जब ये यहाँ से लिवर में जाता है तो लिवर में हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, साइटोक्रोम P3F4 और इसके अलावा साइटोक्रोम P2AD6 या फिर इंजाइमेटिक और नॉन इंजाइमेटिक रिएक्शंस होते रहते हैं इसके साथ। तो ड्रग यहाँ पे क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, डिग्रेड हो, जो मेटाबोलाइज हो जाती है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में या तो ड्रग जो है वो बिल्कुल पहुँच ही नहीं पाती या फिर अगर पहुँचती भी है तो वो हाफ अमाउंट में जो है वो रह जाती है, और वही जो है हमारी कहाँ पे जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो इस तरह ये जो लिवर है हमारे ड्रग को मेटाबोलाइज करती है, क्योंकि लिवर को तो पता नहीं होता ना कि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, वो समझते हैं ये भी क्या है, हार्मफुल चीज़ है, हार्मफुल सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक हार्मफुल सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक हार्मफुल सब्सटेंस है। तो ये जो लिवर क्या करता है, इसको डिग्रेड कर देता है। तो हमारे पास जब ये न्यूट्रिएंट्स और जो ड्रग है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, या तो ये हाफ अमाउंट में जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं, क्योंकि लिवर ने इसको क्या किया, डिग्रेड कर दिया, मेटाबोलाइज कर दिया। तो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की वजह से भी हमारी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एक्सटेंट ऑफ थर्ड जो पॉइंट है वो है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे भी जो है वो बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करती है कि हमारी जो ड्रग है वो इंटेस्टाइन से कितनी एब्जॉर्ब हुई है। अगर हमारी जो ड्रग है लिपोफिलिक है, हमें पता है इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है वो सेल से बनी है, और ये जो मेम्ब्रेन है सेल की किस से बनी होती है, लिपिड नेचर होता है ना। तो लिपोफिलिक ड्रग जो वो ईज़िली जो है इस मेम्ब्रेन से पास हो सकती है इंटेस्टाइन की, और ईज़िली यहाँ से क्या करेंगी, इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होकर हेपेटिक पोर्टल वेन में जाएगी। लेकिन अगर ड्रग आप लोगों का टू लिपोफिलिक है, कुछ ज़्यादा ही लिपोफिलिक है, तो फिर ये क्या होगा कि ये जो ड्रग है, ये सब ज़ाहिर एक चीज़ को मीडियम चाहिए होती है ना। तो यहाँ पे मीडियम क्या होता है, वाटर। हम लोग खाने के साथ क्या पीते हैं, ये ड्रग के साथ पानी लेते हैं। तो ये जो टू लिपोफिलिक है, ये पानी में सॉल्युबल ही नहीं है। तो ये जो इंटेस्टाइन की ये जो लेयर है टू लिपोफिलिक है, ये हमारी जो ड्रग है टू लिपोफिलिक है, और यहाँ पर वाटर है, ये इतना लिपोफिलिक है कि वाटर के साथ अट्रैक्ट ही नहीं करता। तो ये यहाँ से जब वाटर के साथ अट्रैक्शन नहीं करता, यहाँ पे हमारे पास वाटर है, तो ये जो ड्रग है लिपोफिलिक ड्रग, ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, तो एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि टू लिपोफिलिक भी ना हो। टू लिपोफिलिक भी क्योंकि एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व नहीं हुआ होता, तो ये यहाँ से पास फिर नहीं हो पाता, क्योंकि इधर क्या होता है, वाटर होता है, और ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाता ये जो ड्रग है। और दूसरा जो है हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस भी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है ये क्या है, लिपोफिलिक नेचर है इसकी, तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहाँ से पास नहीं होती। तो इस तरह हाइड्रोफिलिक ड्रग भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस तरह हमारी जो ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है केमिकल इंस्टेबिलिटी या फिर इसकी ड्रग फार्मूले केमिकल इंस्टेबिलिटी ये कि जैसे हमारे पास इंसुलिन है, इंसुलिन की नेचर क्या है, पेप्टाइड नेचर है ना। अगर हम लोग इसको ओरल लेंगे तो स्टमक में हमें पता है एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच क्या करेगी, इस पेप्टाइड को, इस इंसुलिन को डिग्रेड कर देगी, इसको डीनेचर कर देगी। तो इंसुलिन का इफेक्ट फिर हमें मिलेगा, क्या ये एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन से? नहीं, क्योंकि क्या हो गया, एसिडिक पीएच ने इसको डिग्रेड कर दिया। तब हम लोग इंसुलिन को फिर सबकुटेनियस मतलब पारेंटरल वे से यूज़ करते हैं। इसके अलावा पेंसिलिन जी है, पेंसिलिन जी भी क्या करता है, स्टमक से हम लोग इसको ओरल वे से नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर क्या होता है, स्टमक के पीएच में पेंसिलिन जी क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, तो इसको भी हम लोग ओरल वे से नहीं लेते। तो ये क्या है, इसकी केमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारी जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो है नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन। हमारी जो ड्रग की फार्मूलेशन है उसकी नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन,
नेचर ऑफ ड्रग फार्मूलेशन, अगर आपकी जो ड्रग है वो अगर सिरप फॉर्म में, तो वो लिक्विड फॉर्म में ना, तो लिक्विड चीज़ जल्दी वो ऑलरेडी डिज़ोल्व होती है, जस्ट इसको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है। इसके अलावा अगर आपकी टैबलेट है, तो टैबलेट क्या है, सॉलिड डोजेज फॉर्म में, इसको लेंगे सबसे पहले ये क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, डिसइंटीग्रेट करेगी, देन ये डिज़ोल्व होगी और देन ये एब्जॉर्ब होगी, तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, ज़रा कम होती है। और दूसरा ये कि डिपेंड करता है कि इसमें बाइंडिंग एजेंट्स कौन से, अगर एक टैबलेट है उसमें स्ट्रॉन्ग बाइंडर्स इन्होंने डाले हुए और एक में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बाइंडर्स की वजह से अब ये क्या टैबलेट क्या डिसइंटीग्रेट होगी नहीं ना, तो ये जो है जल्दी डिसइंटीग्रेट होगी और जल्दी जो है वो एब्जॉर्ब होके सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटर हो जाएगी। तो ड्रग की फार्मूलेशन पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बनाई गई है। इसके अलावा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की आगे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में और सेकेंड ऑर्डर में। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को भी फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर इसको क्यों बोलते हैं, ज़ीरो ऑर्डर एब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं, हम लोग जब ड्रग लेते हैं ना, सम टाइम ये होता है कि ड्रग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। अगर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करें, कंसंट्रेशन चाहे जितनी भी ज़्यादा हो आपके ड्रग की, लेकिन फिर भी वो एब्जॉर्ब इतना ही हो जितना हो रहा है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, चाहे आप लोग कितनी भी ज़्यादा कर लें, तो वो है ज़ीरो ऑर्डर। ज़ीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता, जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उतनी इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा हम लोग एक्सट्रैक्शन रेशो और फर्स्ट पास इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन रेशो एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। एक्सट्रैक्शन रेशो और फर्स्ट पास इफेक्ट को हम लोग थोड़ा को रिलेट करते हैं। द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास हेपेटिक एलिमिनेशन ऑन बायो अवेलेबिलिटी इज एक्सप्रेस एज एक्सट्रैक्शन रेशो। क्या हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोर्टल वेन से ड्रग जाती है, मेटाबोलाइज होती है, आधी रिमूव हो जाती है और आधी जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन रेशो। फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से कितना ड्रग मेटाबोलाइज हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन रेशो में पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन रेशो को हम लोग कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लिवर की क्लियरेंस से डिवाइडेड बाय हेपेटिक ब्लड फ्लो। क्यों, क्या है हेपेटिक ब्लड फ्लो, ये क्या है लिवर की क्लियरेंस, कि वो किस हिसाब से क्लियर करता है हेपेटिक पोर्टल वेन से जो न्यूट्रिएंट्स हो, जो ड्रग वगैरह वहाँ से जाता है लिवर में, उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन रेशो को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, बायो अवेलेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी के लिए फार्मूला है F = F × 1 - ER। F क्या है बायो अवेलेबिलिटी, ER क्या है एक्सट्रैक्शन रेशो, और ये स्मॉल f क्या है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बायो अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा तो बायो अवेलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये 1 - ER ये क्या है, ये एक्सट्रैक्शन रेशो, मतलब कि 1 क्या है, आपने जितनी 1 ये है लाइक आपने 500 मिलीग्राम पैनाडोल की टैबलेट दी है, कितना मेटाबोलाइज हुआ, लिवर ने कितना मेटाबोलाइज किया, कितना एक्सट्रैक्ट किया, उस एक्सट्रैक्शन रेशियो को हम लोग कहते हैं कि 200 क्या किया एक्सट्रैक्ट किया लिवर ने। 500 में से 200 निकाले, हमारे पास कितना रहता है 300। तो 1 - ER क्या हो गया, 1 क्या है वही अमाउंट जो हम लोगों ने एडमिनिस्टर किया और कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको इसमें से माइनस करना है, तो वो जो वैल्यू आएगी उसको F के साथ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी जो है वो आ जाएगी। तो बायो अवेलेबिलिटी को हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास लिडोकेन ड्रग है, लिडोकेन को हम लोग ऑरली जो है वो नहीं देते, क्यों, क्योंकि जब ये लिवर में जाता है ना फर्स्ट पास इफेक्ट के ज़रिए क्या होता है, इसके हार्मफुल मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो कि CNS के लिए काफ़ी जो है वो टॉक्सिक है, तो इस वजह से हम लोग इसको ऑरली यूज़ नहीं करते। इसके अलावा ड्रग्स, कुछ हमारे पास ऐसे ड्रग्स हैं वो मतलब लिवर उसकी कुछ ज़्यादा ही मेटाबॉलिज्म करता है, वो है आइसोनियाज़ेड, मॉर्फिन वगैरह हो गया, प्रोप्रानोल हो गया, वेरापामिल हो गया, इसकी एक्सट्रैक्शन रेशो बहुत ज़्यादा है। और हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो बिल्कुल लिवर उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं करता, पुअरली एक्सट्रैक्टेड ड्रग्स हैं, वो है
प्रोपामाइड, डाइजिपाम फेनिटोइन और थियोफाइलिन, टोलब्यूटामाइड, वारफरीन। इसकी एक्सट्रैक्शन रेशो बहुत क्या है, कम है, लिवर इसको इतना मेटाबोलाइज नहीं करता। सपोजिटरीज जो है वो उस का वो एब्जॉर्प्शन रेट और बायो अवेलेबिलिटी क्या है। सपोजिटरीज को तो हम लोग रेक्टम में इंसर्ट करते हैं ना एनएस में। जब इंसर्ट किया तो क्या हुआ, वहीं पे डिज़ोल्व और वहीं पे काम करते हैं। लेकिन कभी कभी सपोजिटरीज जो वो ऊपर की तरफ थोड़ी मूव करती हैं रेक्टम से भी ऊपर या फिर रेक्टम में, तो वहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो कैपिलरीज के नेटवर्क में ये जो ड्रग है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये इसको इन्फीरियर वेना केवा जो है उसमें ये ड्रेन हो जाता है। ये जो ड्रग है इन्फीरियर वेना केवा में इसको ड्रेन किया जाता है। अगर रेक्टम में है तो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन हो गया। और लेकिन कभी कभार रेक्टम से भी ऊपर ये चली जाती है सपोजिटरी, तो वहाँ पे ये क्या करती है, एब्जॉर्ब होकर हेपेटिक पोर्टल वेन से इंटेस्टाइन में ऊपर चली जाके हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए फिर कहाँ जाती है, लिवर में, और वहाँ पे ये क्या हो जाती है, मेटाबोलाइज हो जाती है। और 50% ये फिर कहाँ पे अवेलेबल होती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो इस तरह इसकी बायोअवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब बायो इक्विवेलेंस, दो ड्रग जो है आपस में क्या है, बायो इक्विवेलेंट है। कब, जब उनकी क्या हो, बायो अवेलेबिलिटी क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंट ड्रग।